अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स। आज बच्चों उसमें हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एक रिएक्टेंट है, यानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती। एक ऐसी चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली हिस्सा लेती है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ होता है। तो बच्चों देखते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज़ होती है, पौधे इसको कैसे यूज़ करते हैं और ये पौधों को कहाँ से मिलती है और कैसे पौधे के अंदर आती है। हम आज के लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कहाँ यूज़ होती है? CO2 इज़ रिड्यूस्ड। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या की जाती है? रिडक्शन। बच्चों रिडक्शन क्या होता है? ऐड हाइड्रोजन। किसी चीज़ में हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन कहलाता है। लाइक बच्चों ये देखो CO2, इसमें कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है। अगर इसके साथ हाइड्रोजन को भी आप मिला दें फिर आपके पास बन जाएगा CH2O, यानी कि आपके पास ग्लूकोज बन सकता है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है CO2 इज रिड्यूस्ड इन डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में कंप्लीट की जाती है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। ये कहाँ यूज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी फेज में यूज़ होती है, यानी कि डार्क रिएक्शन में। ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइट रिक्वायर नहीं होती उसको आप बोलते हो डार्क रिएक्शन। तो क्योंकि डार्क रिएक्शन में लाइट यूज़ नहीं होती, इट इज़ आल्सो नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या इसका एक तीसरा नेम भी है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल भी इसको बोलते हैं क्योंकि केल्विन ने इसकी डिटेल्स को डिस्कवर किया था। तो CO2 को रिड्यूस करके और फोटोसिंथेसिस टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज, इससे ग्लूकोज बनाया जाता है। बच्चों ये एक जनरल से मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का एक बार फिर से देख लें, आपको रिवाइज करवा दूं। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट में लाइट यूज़ हुई और वाटर यूज़ हुआ H2O। जब H2O को यूज़ किया गया तो ऑक्सीजन को निकाल दिया गया, वाटर की ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी गई। जो हाइड्रोजन है उससे क्या बनाया गया? उस हाइड्रोजन को यूज़ करके आपने बना लिया NADPH, यानी हाइड्रोजन वाटर का यहाँ पे आ गया। साथ लाइट को यूज़ करके हमने बनाए ATP। ये दोनों चीज़ें जो लाइट में बनी ये डार्क रिएक्शन में यूज़ हुई, यानी केल्विन साइकिल में। सेकेंड चीज़ जो केल्विन साइकिल में यूज़ हुई वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन भी यूज़ हुई। हाइड्रोजन यहाँ से मिल गई NADPH से, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को मिला के बन गया ग्लूकोज, ठीक है, फूड बन गई। साथ क्या बच गया? NADPH दोबारा से टूट गया NADP प्लस में, NADP प्लस में, और साथ जो ATP था वो भी टूट गया, उसकी एनर्जी डार्क रिएक्शन में यूज़ हो गई। वो किस में टूटा? ADP प्लस फॉस्फेट में। अब ये जो दोनों चीज़ें बनी हैं ये वापस लाइट रिएक्शन में यूज़ हो जाएंगी, यानी कि रिसाइकल हो जाएंगी। तो ये बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों और कहाँ ज़रूरी है। अब बात करते हैं पौधों की, कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अपने अंदर लेके आते हैं। तो बच्चों इतना तो आपको पता ही है कि पौधे दो किस्म के होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले जानदार दो किस्म के हैं। एक है एक्वेटिक प्लांट, दूसरे हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। एक है पानी में पाए जाने वाले पौधे, दूसरे हैं खुश्की पे पाए जाने वाले पौधे। एक्वेटिक पानी को कहते हैं। जैसे ये वाटर की एक आप लेक देख रहे हो, इसमें बच्चों ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये समझ ले एल्गी है। पानी के अंदर एल्गी भी पाए जाते हैं। रिमेंबर, सारी दुनिया में इस वक्त पूरी अर्थ पे जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 90% हिस्सा जो है ना वो एक्वेटिक जानदार कर रहे हैं। बाकी कितना बच गया? 10% वो लैंड के जानदार कर रहे हैं, वो लैंड प्लांट कर रहे हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस के लिए एक्वेटिक प्लांट को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और टेरेस्ट्रियल को भी। हम दोनों को बारी बारी देखते हैं। पहले हम देखते हैं एक्वेटिक प्लांट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा। ज़ाहिरी बात है ये पानी के अंदर निकल कर पानी से बाहर तो नहीं चला जाएगा, ये तो नहीं करेगा मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मैं चला पानी चो बाहर,
पानी जो बाहर निकल जावे कि तो दूर हो CO2 लेके आवे, नहीं, जाहिर बात है अंदर से ही लेगा। अब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी के अंदर डिजॉल्व्ड CO2 होती है, हलशुदा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हलशुदा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने अंदर लेके आता है। दूसरी तरफ बच्चों पानी के अंदर होते हैं ये चीज़ HCO3 बाई कार्बोनेट, इसको क्या पढ़ते हैं, बाई कार्बोनेट। H जो है ये बाई है और CO3 कार्बोनेट है, या पानी के अंदर होते हैं कार्बोनेट। ये तीन चीज़ें होती हैं, इन तीनों चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर ली जाती है। दूसरी तरफ ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके आते हैं। बच्चों जो एयर है, एयर में 0.03 से लेके 0.04% तक कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है। तो हवा में जो CO2 है ये उसको अपने अंदर लेके आएंगे और ये वाटर से CO2 को अपने अंदर लेके आएंगे। ये तो हमने देख लिया CO2 अंदर कहाँ से लेके आते हैं, किस जगह से CO2 उनको मिलती है। अब देखते हैं CO2 अंदर कैसे आते हैं। तो CO2 को अंदर आने के समझने के लिए आप यहाँ पे एक लीफ का स्ट्रक्चर देखिए। बच्चों ये आपके पास ना एक पत्ता है, एक पत्ते का आप अंदरूनी स्ट्रक्चर देखिए एक लीफ का, तो आपको उसके अंदर सेल्स की कुछ लेयर्स दिखाई देती हैं। ये बच्चों सबसे अपर लेयर है, इसको बोलते हो क्यूटिकल। सबसे बाहर वाली लेयर जो पत्ते के अपर साइड पे होती है वो क्यूटिकल है। क्यूटिकल के नीचे ये पत्ते की एपिडर्मस है, ठीक है बच्चों। एपिडर्मस जो है यानी स्किन है, ये भी एपिडर्मस है, दो एपिडर्मस है। जो ऊपर वाली एपिडर्मस है उसको बोलते हो अपर एपिडर्मस, जो नीचे वाली है उसको बोलते हो लोअर एपिडर्मस। और बीच के अंदर ये जो सारे ग्रीन से सेल है, इन सेल्स को आप बोलते हो मीजोफिल सेल्स। ये सारे कौन से सेल है, मीजोफिल सेल्स। अब ये मैंने आपको लीफ का स्ट्रक्चर बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें जो लोअर एपिडर्मस है, स्पेशली इसके अंदर ये चीज़ होती है पोर्स। लोअर एपिडर्मस के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को आप कहते हैं स्टोमेटा। वहाँ से गैसेस अंदर आएंगी। ये स्टोमेटा बच्चों एक्वेटिक प्लांट में भी होते हैं, ये स्टोमेटा टेरेस्ट्रियल प्लांट में भी होते हैं। पत्ते के लोअर साइड पे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। जितना पत्ता बड़ा होगा उतने स्टोमेटा उसमें ज़्यादा होते हैं। अब ये जो स्टोमेटा है ये करते क्या हैं, सुन लीजिए। एक स्टोमेटा जो है ये दो गार्ड सेल पर मुश्तमिल होता है। स्टोमेटा ऐसे है, स्टोमेटा जो है इसमें दो सेल्स है यूं मुड़े हुए, इन दोनों सेल्स को क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। ये बच्चों स्टोमेटा के गार्ड सेल्स हैं। गार्ड यानी कि प्रोटेक्टिव सेल्स। जैसे किसी दुकान के बाहर, किसी दफ्तर के बाहर, किसी बिल्डिंग के बाहर गार्ड खड़ा होता है, जिसने भी अंदर जाना है गार्ड से परमिशन लेके फिर अंदर जाना है। तो गार्ड जो है आने और जाने वालों की निगरानी करते हैं। अब ये स्टोमेटा भी यही करता है कि जिस भी मॉलिक्यूल ने अंदर जाना है, लाइक CO2 ने अंदर जाना है, डे टाइम क्या होता है, CO2 ने अंदर जाना है तो वो किससे गुजर के जाएगी, गार्ड सेल से। ऑक्सीजन ने बाहर आना है, किस में से गुजर के आएगी, गार्ड सेल्स के बीच में ये जो पोर है इसमें से ऑक्सीजन बाहर आएगी। तो डे टाइम क्या होता है, जब दिन का वक्त होता है उस वक्त बच्चों स्टोमेटा ओपन होते हैं और नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, जो पोर होता है वो बंद हो जाता है। एक बात और बच्चों, ये जो पूरी चीज़ है ना इसको आप बोलते हो स्टोमेटा। सिर्फ ये जो स्टोमेटा के बीच में पोर है इसको स्टोमा कहते हो। इसको क्या कहते हो, स्टोमा। रिमेंबर, याद रखिएगा, ठीक है। तो डे टाइम स्टोमा ओपन होता है, स्टोमेटा खुले होते हैं। क्यों, क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर होता है वाटर। जब गार्ड सेल में बच्चों वाटर होगा तो गार्ड सेल जो है ये ओपन हो जाएंगे। नाइट टाइम क्या होता है, इनमें से वाटर निकल जाता है और नाइट टाइम जो है ये क्लोज हो जाते हैं। नाइट टाइम स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो यूँ नाइट टाइम जो है ये गैस से बड़ी ही कम एक्सचेंज होती है प्लांट में, लेकिन डे टाइम काफ़ी ज़्यादा गैसेज जो है वो अंदर और बाहर आती जाती रहती है। और ये जो स्टोमेटा है ये पत्ते पे कितने होते हैं, सिर्फ 1 to 2% ऑफ लीफ सरफेस एरिया। पत्ते के टोटल जो बाहर का एरिया उसके 1 to 2% जो है वो सिर्फ स्टोमेटा होते हैं। अंदर आपको पता है मीजोफिल सेल्स में खाली जगह होती है तो गैसेस बड़ी ही इजीली इन एम्प्टी स्पेसेस में से एक जगह से एक सेल से दूसरे सेल तक चली जाती है। और एक बार और साइड पे छोटा सा टेबल बच्चों लिखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना है ये एक नेचुरल साइकिल होता है प्लांट के अंदर। यानी कि प्लांट का हर रोज़ एक टाइम पे स्टोमेटा जब नाइट का टाइम आया बंद हो जाएंगे। इवन अगर आप पौधे को बाहर
बाहर से उठा के कमरे में भी रख लें, उसको लाइट 24 घंटे भी दें, तब भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाएंगे। जब वक्त आएगा, जब रात का वक्त आएगा, बेशक रोशनी भी आप दे दें, बल्ब जला दें, स्टोमेटा तब भी बंद हो जाएंगे। तो पता चला कि स्टोमेटा को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कंट्रोल किया जाता है। प्लांट के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो स्टोमेटा को कंट्रोल करता है। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन सिर्फ ये था कि CO2 अंदर कैसे आती है और अंदर आके क्या करती है। तो वो हमारा टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।